तुम लोग को टीवी शोज या फिर वेब सीरीज देखना पसंद है? अगर तुम लोग को पसंद है तो तुम लोगों ने स्क्विड गेम जरूर से देखी हो। कोई टीवी शो या फिर कोई वेब सीरीज देखने के बाद तुम्हारे मन के अंदर ये क्वेश्चन तो जरूर से आया होगा। ये टीवी शो के अंदर दिखाया जाता है, जो वेब सीरीज के अंदर दिखाया जाता है, क्या वो सब सच हो सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा हो चुका है। साउथ कोरिया एक ऐसा इंसिडेंस अपने पेट में दबा के रखा है जो कि तुम लोग को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो स्क्विड गेम तुम लोग अपने टीवी शो के ऊपर देखते हो वो उसी से इंस्पायर्ड है। जानते हो किससे? 1982 एक 12 साल का लड़का जिसका नाम था चंग, वो अपने घर से निकला तो सही लेकिन कभी लौटा नहीं। उस दिन चंग अपने नेबर के साथ पास की सिटी घूमने गया था एंड वहां जाने के बाद वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। उसका अभी तक का दिन काफी ज्यादा अच्छा जा रहा था, लेकिन तभी आर्केड रूम से वो अपना गेम खत्म करके बाहर जा रहा था। लेकिन तभी उसके नेबर ने उसे 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दिया। लेकिन तभी उन 2 मिनट के दौरान 2 पुलिस वाले आके उससे पूछताछ करने लगते कि तुम कौन हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ है। ये सब पूछने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और बोलते कि हम तुझे घर पहुंचा देंगे। लेकिन चंग को नहीं पता था कि अगर वो पुलिस वालों के ऊपर भरोसा करेगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस इंसिडेंट के बाद काफी सारे बच्चे गायब होने लगते हैं। 1983 इन्हीं में से एक लड़की ली, वो बस 7 साल की थी जब उसके साथ ये सब हुआ। ली और उसके भाई को पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था, वही सब वादे करके जो उन्होंने चंग के साथ करे थे। जैसे ही ली और उसका छोटा भाई स्टेशन से बाहर निकलते हैं, वो लोग अपने सामने देखते हैं कि उनके सामने एक सफेद वैन खड़ी है। ली और उसके भाई को जबरदस्ती वैन में बिठाया जाता है। जब वो वैन के अंदर घुसते हैं तब वो नोटिस करते हैं कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ वहाँ पे बच्चे, बूढ़े, जवान, हर एक एज ग्रुप का बंदा बैठा हुआ था। देन वो वैन स्टार्ट होती है एंड फिर वैन वहां जाके रुकती है, जो जगह नरक से तो कम नहीं होगी। जस्ट इमेजिन एज अ किड, अभी तुम्हारा स्कूल छूटा है, देन तुम अपनी वैन में बैठते हो, तुम लोग घर जाओगे एंड अपने माता पिता के साथ खाना खाओगे या फिर अपने दोस्तों को यहाँ खेलने जाओगे। लेकिन तुम्हारी जो वैन है एक ऐसी जगह पे जाके रुकती है जो जेल की तरह दिखती है। एंड अब तुम्हें वहाँ पे 2-3 घंटे नहीं गुजार, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी वहाँ पे बितानी। जब वहाँ के बच्चे वहाँ का माहौल देख के डरने लगे, डर के रोने लगे, तब वहाँ के जो गार्ड्स थे वो उन्हें बुरी तरीके से पीटना चालू कर देते हैं। अब वही टॉर्चर उन्हें जिंदगी भर झेलना था। The sounds like a nightmare। इस बिल्डिंग के अंदर काफी सारे गेट्स लगे हुए थे जो कि काफी ज्यादा लंबे थे। दरवाजों का एक्सेस बस बाहर से ही था एंड अंदर से there was like a steel walls। एंड मोर शॉकिंगली जो भी कैंप के अंदर मेंबर्स थे उन्हें ब्लू ड्रेस दिया जाता था जिसके ऊपर व्हाइट शिप्स लगी हुई थी एंड यस उसके ऊपर नंबर्स मेंशन थे। उनको फोर्स करा गया उनके हेड को शेव करने के लिए एंड एक एक करके उन्हें नंबर असाइन किया जाता है। ये सब होने के बाद उन्हें सोने के लिए भेजा जाता है। अगले दिन 5 बजे का अलार्म बजता है। उन्हें उनके रूम से बाहर आकर एक लाइन में खड़े होना था। जितने भी लोग नए आए थे इंक्लूडिंग चंग एंड ली, वो जब बाहर जाते हैं तो वो लोग शॉक हो जाते हैं ये देखकर, क्योंकि उन्हीं की तरह ड्रेस पहन के वहाँ पे उनके सामने हजारों लोग एक लाइन में खड़े थे एंड हर किसी को एक यूनिक नंबर असाइन था। क्या करना है, कैसे करना है और किस लिए करना है ये किसी को नहीं बताया जा रहा था। जस्ट सब लोग एक दूसरे को देख के काम कर रहे एंड जो कुछ नहीं कर रहा था उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा जा रहा था। और सबसे बड़ी बात 120 लोगों के ग्रुप में बस 30 टूथ ब्रश दिए जाते थे, तो उन लोगों को वो टूथ ब्रश आपस में रीशेयर करना पड़ता था, वो भी 120 लोगों में। एंड काफी सारे लोग इसी चक्कर में टूथ ब्रश यूज ही नहीं करते थे एंड इसी वजह से उनके दांतों की तो माँ बहन हो रखी थी। एंड इसी के साथ एक और बुरा व्यवहार जो उन लोग के साथ होता था वो ये था कि उनको एक ही ब्लू जोड़ा पूरे साल चलाना पड़ता था, फिर जाकर कहीं उनको अगले साल एक न्यू जोड़ा मिलता था या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि आगे जिंदा रहेंगे या फिर नहीं यही पता नहीं था। अब आगे मजा आने वाला। जितने भी लोगों को वहाँ पे लेके आया जाता था उन्हें अलग अलग फील्ड्स में मजदूरी असाइन होती थी। किसी को बार्बर बनाया जाता था या फिर किसी को स्वीपर बनाया जाता था या फिर किसी से खुदाई करवाई जाती थी। एंड जो भी प्रोडक्शन क्वांटिटी को रीच नहीं कर पाता था उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता और बस पीटना ही नहीं अलग अलग पनिशमेंट्स दी जाती थी। और जो चंग जिसकी मैंने शुरू में बात करी थी, जिसको पुलिस वालों ने यहाँ पे लाया था, उसने ये बताया कि उसकी जो बॉडी थी हर टाइम खून से भरी रही, लाइक उसको इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता था वहाँ पे। और खाना उन्हें खाना इतना ज्यादा कम दिया जाता था कि अगर उन्हें कीड़े मकोड़े या फिर चूहे भी मिलते थे तो वो उसे भी खा लेते थे। वाओ इंटरेस्टिंग। वहाँ पे एक फीमेल सेक्शन भी था जिसका हाल मेल सेक्शन से भी ज्यादा बदतर हो रखा था। अब यहाँ से वीडियो थोड़ा सीरियस होता क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस पे सेक्सुअल असॉल्ट
थॉट्स होते थे। अब चाहे वो छोटी बच्ची हो या फिर बूढ़ी, और वहाँ पे हर किसी का बहुत ज्यादा बुरी तरीके से, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से, बहुत ही ज्यादा बेरहमी से करा गया था। एंड अगर गलती से कोई लड़की वहाँ पे प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उन्हें जबरदस्ती एक इंजेक्शन दिया जाता था, जिसकी वजह से थोड़े ही दिन में उनका एबॉर्शन हो जाता था। एंड इसी वजह से कई सारी लड़कियां वीकनेस के कारण मर जाती थी वहाँ। एंड ये बस लड़कियों के साथ नहीं होते थे, लड़कों के साथ भी होते थे। पहले जगह क्या थी, क्यों थी, ये लोग यहाँ पे ये सब चीजें क्यों कर रहे थे और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया? इसका साधा सा आंसर है, ये सब खुद एक गवर्नमेंट प्रोग्राम था, ब्रदर्स वेलफेयर। यहाँ पे ऐसे लोगों को लाया जाता था जो कि मजबूर हो या फिर जिनकी कोई फैमिली ना। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इन लोगों को एक नई जिंदगी दी जाने वाली। कहा गया था कि वो लोग उन्हें जॉब देने वाले थे, उनके लिए घर बनाने वाले थे, उनके लिए रहन सहन की चीजें देने वाले थे, उनका खर्चा उठाने वाले थे, इवन उनके लिए चर्च भी बनाने वाले थे। पहले एक एडवर्टाइजमेंट भी लॉन्च होती है जिसके अंदर दिखाया जाता है कि यहाँ पे आने के बाद इन लोग को तो स्वर्ग ही नसीब हो रहा है, इन लोग की लाइफ ही बदल चुकी है। लेकिन रियलिटी में जो लोग वहां पे गए उनके साथ ऐसी बदतर चीजें हुई जो कि उन्होंने अपने बुरे से बुरे नाइटमेयर के अंदर भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अगर ये जो कैंप है अगर इसी चीजों के लिए बना था तो चंग एंड ली को यहाँ पे किडनैप करके लाने की क्या जरूरत, क्योंकि 70% जो इस कैंप के अंदर थे उनको फोर्सफुली ही लाया गया। जॉय नाम का एक 14 साल का लड़का जब उस कैंप से सालों बाद बाहर निकलता है, वो बाहर आके ये बताता है कि एक गार्ड ने उसके साथ अंदर सेक्सुअल करा था, वो भी सभी लोगों के सामने। इन्हीं सभी हरकतों की वजह से लोग वहां से भागने की कोशिश करते थे, क्योंकि भागने की पनिशमेंट थी डेथ। जब लोगों को पता चलता था कि भागने की पनिशमेंट मौत, तो लोग भागना पसंद करते थे, भाग के मरना पसंद करते थे, लेकिन उस कैंप के अंदर रहना उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन उन लोग के साथ क्या होता था, जो डिसेबल्ड उनके लिए एक अलग जोन होता था जिसका नाम था द ज़ॉम्बी जोन। उन लोगों को हमेशा ही ड्रग दिए जाते थे, उनको हमेशा नशे में रखा जाता था। चंग जो कि 2 साल से वही रह रहा था और अब वो 14 साल का हो गया, उसको एक दिन काफी फेमिलियर सा चेहरा दिखता है। एंड वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उसके खुद के फादर का था। चंग के जाने के बाद उसके पिताजी काफी ज्यादा अल्कोहलिक हो गए थे, वो काफी ज्यादा डिप्रेस थे एंड हमेशा दारू के नशे में रहते। वो डेली पुलिस स्टेशन में जाके भीख मांगते थे कि उनको उनका बेटा वापस लौटाया जाए, उनका बेटा उन्हें ढूंढ के दिया जाए। एक दिन फर्स्ट स्टेशन में आके उसके पिताजी ने पुलिस स्टेशन के अंदर राड़ा कर दिया, जिसके बाद उसके पिताजी को कैंप में शिफ्ट करा जाता है, ये बोल के कि ये तो ड्रंकेड है एंड ये पागल है। चंग ने कहा कि उसके पिताजी को इतने दिनों बाद देखकर भी उसके मन में कोई भी एक्साइटमेंट या फिर आलोचना नहीं, बल्कि उसे एम्बैरेसमेंट एंड शेमफुल फील हो रहा था। एंड जब चंग का इतने मुंह छुपाने के बाद भी उसके जब पिताजी उसे ढूंढ लेते हैं, जब उसके सामने आते हैं, उसके पिताजी जो उसके मिलने के लिए तरस रहे थे अभी तक, उसी बच्चे के साथ मिलने के बाद उनकी इमोशन बाहर नहीं निकले। जस्ट उन्होंने अपने जेब से खराब राइस बॉल निकाला जो कि उन्होंने महीनों से बचा के रखा हुआ था चंग के लिए, ताकि जब वो अपने बच्चे से मिलेंगे तब अपने बच्चे को वो दे देंगे ताकि वो भूखा ना रहे। इसलिए वो खुद भूखे रहे इतने दिनों तक ताकि वो अपने बच्चे को वो राइस बॉल दे सके। मतलब सोचो तुम लोग इतना ज्यादा नम हो गए थे इन सब चीजों को फील करते करते। इतना सब होने के बाद भी यहाँ के ओनर को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुली देखा जाता था, उसको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। बेसिकली जस्ट एक रिलीजन का नाम लेके इन सबको ब्रेन वॉश करा जाता ताकि लोगों के लिए ये जो टॉर्चर है नॉर्मल सा हो जाए, और काफी लोगों को ये टॉर्चर नॉर्मल हो भी गया था। डेली वहाँ पे मार पिटाई होती थी, डेली वहाँ पे असॉल्ट्स होते। दिसंबर 1986 किम नाम का आदमी वहीं पे हंटिंग करने का डिसाइड करता है उन्हीं कैंप्स के अराउंड। जब वो हंटिंग कर रहा था तब वहां पे वो देखता काफी सारे लोगों को चेन से बांधा गया है एंड उनको काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारा जा रहा है रॉड से, जिसके बाद वो इस पूरी जगह को इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करता है। जब वहां पे उसके हेड के ऑफिस जाता है तो उसे $2 मिलियन उसके टेबल के ऊपर इन कैश ऐसे ही पड़े हुए देखने को मिलते। जब वहां के हेड लीडर मार्क को इंटरव्यू के लिए पूछा जाता है तो वो साफ मना कर देता है। वो कहता है आई कांट बी इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि उसको उस काम के रिलेट करने वाला और कोई नहीं बल्कि साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट। मार्क वहां पे जो भी कर रहा था वो सब कुछ लीगल, क्योंकि या तो वो ऊपर के आए हुए ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था या तो वो तैयारी कर रहे थे 1981 के ओलंपिक्स की वजह से साउथ कोरिया से ट्रैश को रिमूव करा जा रहा था। ट्रैश से उनका मतलब था होमलेस लोग या फिर ऑर्फन। तो फिर रैंडम लोगों को पुलिस उठाकर कैंप में क्यों भेज रही? क्योंकि पुलिस को हर एक इंसान को उनकी तरफ पहुंचा
जाने के पॉइंट्स मिल रहे थे। पॉइंट्स बेसिकली जिनकी वजह से उनका प्रमोशन हो सकता, तो इसीलिए पुलिस रैंडमली किसी को भी उठा के उनके सामने खड़ी कर देती थी। सोचो, जिस पुलिस को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिसके ऊपर तुम भरोसा करते हो, तुम्हारे पिताजी भरोसा करते, तुम्हारी पूरी फैमिली भरोसा करती, वही लोग तुम्हारे किसी अपने को किडनैप कर लेते हैं। 1987 के अंदर ये न्यूज लीक होने के बाद इन कैंप्स को बंद कर दिया गया, लेकिन ये गवर्नमेंट कैंप्स थे। जस्ट इनका नेम और लोकेशन चेंज करने के बाद इनको वापस से कंटिन्यू करा गया। एंड इसी शिफ्टिंग के दौरान चंग के फादर की डेथ हो जाती है। चंग को इसके पीछे का रीजन तो नहीं बताया गया, लेकिन इसका रीजन ऑब्वियसली यही हो सकता है कि या तो उसको किसी गार्ड ने मारा है या फिर बीमार होके वो मरे। 12 साल बाद फाइनली जाके ये सारे कैंप्स बंद हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि 12 साल बाद भी ये कैंप्स अभी भी चल रहे हैं, बस इनकी नाम और लोकेशन चेंज करी जाती है। एंड देयर आर चांसेस ये जो कैंप्स है अभी भी चल रहे हैं। शायद से इसीलिए जब भी साउथ कोरिया के अंदर कोई भी इवेंट या फिर कोई भी ओलंपिक्स होता है, वहाँ के जो होमलेस लोग हैं वो अचानक से गायब होना शुरू हो जाते हैं।